मैं आऊंगा, आप लोगों के बीच भी आ रहा हूँ। एक सवाल प्रिसाइसली अमन जी, आज हम सब लोग बहुत आहत हैं। आहत इसलिए है कि आज हम देख रहे हैं सभी लोग कि कैसे कोर्ट के प्रोसेस का एब्यूज किया जा रहा है। दे आर मेकिंग मॉकरी ऑफ द कोर्ट। कौन एब्यूज कर रहा है इस प्रोसेस को? सुन्नी वक्फ बोर्ड के लॉयर्स। कारण क्या है कि आज फिर ये कहकर 2 दिन से नहीं कहा कि जस्टिस यूयू ललित के अपॉइंटमेंट पर हमें ऑब्जेक्शन है, नहीं कहा उन्होंने। आज जैसे ही सब लोग वेट कर रहे थे कि आज कम से कम नेक्स्ट हियरिंग की डेट फिक्स होगी, आज शेड्यूल फिक्स होगा कि कब कब सुनवाई होगी, तब एक और डेट ले ली गई, एक और फ्रिवलेस ग्राउंड के ऊपर, ये कहते हुए कि जस्टिस यूयू ललित तो कल्याण सिंह के लॉयर थे 1994 में। हरीश साल्वे जी ने कहा दे आर 2 डिफरेंट केसेस, अनरिलेटेड केसेस। वो एक कंटेम्प्ट का केस था और जो ये केस है ये तो इसके एविडेंस और जो गवाह है उनके बयानों के ऊपर देखा जाएगा, अपील है ये। पर नहीं माने। उन्होंने कहा मैं तो बता रहा हूं केवल जज साहब को। जज साहब ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया बेंच से। हम हमारे यहाँ लॉयर्स में ये कहा जाता है लीगल फ्रेटर्निटी में when you are strong on facts you hammer the facts। जो एक आम शख्स है उसके ज़हन में ये सवाल है, when you are strong on nothing you hammer the table। पूरे सम्मान के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं मोनिका जी, एक सवाल का जवाब एक जल्दी से आपसे, फिर मैं यहाँ पर आऊंगा। ये चीज जो आपत्ति अब दर्ज की गई, बेंच बनाते वक्त क्या इस चीज का ध्यान रखा जा सकता था? अगर रखा जाता तो और डिले नहीं होता, हमको और 20 दिन और इंतजार नहीं करना पड़ता। बेंच बनाते वक्त क्या सीजेआई को पूरे सम्मान के साथ क्या इस चीज का ध्यान रखा जा सकता था? ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता। मैं समझना चाह रहा हूं ये। मैं बहुत सम्मान के साथ, बहुत रिस्पेक्टफुली कह रही हूं कि मुझे लगता है कि सीजीआई साहब के भी नॉलेज में हो सकता है, होगा, ये जज साहब की नॉलेज में भी होगा और इन बाकियों के नॉलेज में भी होगा। ये बात भी हुई होगी और ये बात भी सामने आई होगी। टोटली अनरिलेटेड केसेस हैं, इसलिए एक केस का इफेक्ट दूसरे केस पर नहीं बढ़ता। यू कैन बी ऑन द बेंच, ये सब बात कही गई होगी जो आज सबमिशंस कोर्ट में की गई है, लेकिन इस फ्रिवलेस ग्राउंड के ऊपर। और आप देखिए सुन्नी वक्फ बोर्ड के लॉयर्स का कम से कम एक चीज रहा है, दे हैव बीन अटैकिंग द जजेस पर्सनली। चाहे वो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा रहे हो या बाकी जजेस रहे हो, दे हैव बीन अटैकिंग द जजेस। कुछ भी हो, मेरिट्स पर केस ना आए, कुछ भी हो, मेरिट्स पे हियरिंग शुरू ना हुए, यही उनका एक एम रहा है। यही मोनिका जी, यही तो कम से कम आज यहाँ पर आम लोग बैठे हैं जनता की अदालत में, वो यही तो जानना चाह रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो ये चाह ही नहीं रहे कि हियरिंग शुरू हो। बात तो बात की बात आती है। अमन जी थैंक यू। अमन जी, जब जॉर्ज पंचम की मूर्ति को इंडिया गेट से हटाया गया था तो किसी भी क्रिश्चियन ने जॉर्ज पंचम से आइडेंटिफाई नहीं किया था क्योंकि वो अंग्रेज आक्रमणकारी था। ऐसे ही मैं कहती हूं कि बाबर जैसे आक्रांता के साथ कोई भी जो यहाँ हिंदुस्तान का मुस्लिम है वो आइडेंटिफाई नहीं करता है। दूसरी बात, इस्लाम कहता है कि अगर विवादित स्थल से नमाज पढ़ी जाती है तो अल्लाह उसको कबूल नहीं करता है। तीसरी बात, सुन्नी वक्फ बोर्ड का केस डिसमिस हो चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा और उसमें कह चुके हैं केस डिसमिस, नो रिलीफ ग्रांटेड। चौथी बात, शिया वक्फ बोर्ड कहता है यहाँ राम मंदिर बनाइए और बाबरी मस्जिद हम कहीं और ले जाएंगे। ये राम जन्मस्थान का मुद्दा है और मुस्लिम्स के लिए केवल ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी कहीं भी हो सकती है। कहने का मतलब है मुस्लिम पक्षकार इसको लगातार डिले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन मेरिट्स पर ये केस आ गया उनका कोई केस ही नहीं बचता। ठीक है प्रोफेसर हारिस, डर है क्या? देखिए 40 सेकंड्स। बिल्कुल 40 सेकंड्स। देखिए इसमें न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक। देखिए अमन जी, अमन जी, ऑर्डिनेंस कब आता है? आर्टिकल 123 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड होता है कि कोई इमरजेंसी है, कोई अर्जेंट इशू है और वो नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट तक की वेट नहीं कर सकते हैं, तब ऑर्डिनेंस लाया जाता है। अब सेशन खत्म हो चुका है पर इमरजेंसी क्या है और अर्जेंट विषय क्या है ये दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि इमरजेंसी है तो अगर सेटिस्फैक्शन प्रेसिडेंट की भी किस आधार पे होगी, वो एक रीजन ऑर्डर देना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है पर यहाँ 2 समस्याएं होंगी। एक, कोर्ट लगातार 10-15 दिन के बाद डेट लगा रहे हैं तो सब जुडिस मैटर है इसमें, और दूसरा
सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दोबारा से क्वेश्चन हो सकती है कोर्ट के अंदर, तो ऑर्डिनेंस फिर क्वेश्चन हो सकता है, फिर कोर्ट में जा सकता है, तो बॉल जो होगी वापस कोर्ट के पाले में ही हो जाएगी। मतलब तो अच्छा तो ये है कि जल्द से जल्द इसकी हियरिंग हो, अर्ली हियरिंग समाधान नहीं लगाई जाए। लेकिन मोनिका जी एक सवाल और जो कि लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं, जो 29 का वेट कर रहे हैं, मैं चाहता था कि आप इसको जरूर क्लियर कर दीजिए, जिस पर आज वकील ये टिप्पणी कर रहे थे, वो था ट्रांसलेशन का सवाल। जिस ट्रांसलेशन को पढ़ने के लिए जो ट्रांसलेशन हो चुका है, 1.5 साल पहले का आर्ग्यू, 3 महीने का वक्त दिया जाता है, वो दोबारा एक बार ट्रांसलेशन का जिक्र किया जाता है, ट्रांसलेशन पर ऑब्जेक्ट करके ये कह दिया जाता है, रजिस्ट्री के लिए कह दिया जाता है 29 तक वापस आइए, जो कि नामुमकिन है। मतलब ये कि ये मामला सुनियोजित तरीके से बहुत लंबा आगे जा रहा है। 1.5 साल पहले अपील खारिज हुई थी ये। एब्सोल्युटली, मैं इसमें कह सकती हूं कि लगभग 1 साल पहले कपिल सिब्बल जी ने कहा था और बाकी लोगों ने कहा था सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से कि 14,000 पेजेस हैं, पर्शियन में है, उर्दू में है, हिंदी में है, संस्कृत में है, इसकी ट्रांसलेशन होनी है, तो 1 साल का वक्त दिया जाए। तब वहां पर जो यूपी गवर्नमेंट है, वहां यूपी गवर्नमेंट ने कहा 1 साल की क्या आवश्यकता है, हम 4 महीने में जो 14,000 पेज है उनका उर्दू और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस से हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके देंगे। उन्होंने दे भी दिया और रिकॉर्ड पर भी ले आए हैं। अब चीफ जस्टिस ने दोबारा कहा है रजिस्ट्री से कि चेक करो ट्रांसलेशन ठीक है कि नहीं है। तो ऐसा रिकॉर्ड पर कहा गया है कि ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पर हैं। 14,000 पन्ने 1 साल में नहीं, 4 महीने के अंदर ये ट्रांसलेट कर रिकॉर्ड पर लगा दिए गए हैं, दूसरी पार्टी को दे दिए गए हैं। सचिन 4 बक्से हैं, नहीं जाहिर सी बात है 4 बक्से हैं, और उसके अलावा जिसका जिक्र यहाँ पर